इस वीडियो में हम लोग जो भी अरावली से रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे हैं अभी पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि अरावली से जुड़ा पूरा मुद्दा क्या है, पूरा इशू क्या है, पूरा। उसके अलावा अरावली रेंज क्या है अपने आप में, उसकी विशेषताएं, इसका फॉर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की परिभाषाएं क्यों एक्सेप्ट की और उसके बाद गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है उस पर, उससे जुड़ी क्या इकोलॉजिकल चिंताएं हैं या विरोध क्यों हो रहा है उस पर। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड, काफी दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अरावली में जो इलीगल माइनिंग हो रही थी, इलीगल माइनिंग या अनकंट्रोल्ड माइनिंग हो रही थी, उसको लेकर कुछ पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे अरावली की जो भी डेफिनेशन है, क्योंकि 4 राज्यों में है ये, 4 यूटीज, और इसको मिला के राज्यों को मिलाकर है दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान और गुजरात। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक ये विस्तृत है, लगभग 700 किलोमीटर के रेंज में अरावली रेंज। तो उसको लेकर, क्योंकि अलग अलग राज्य अलग अलग डेफिनेशन अपना रहे थे। जैसे राजस्थान में तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन एक्सेप्ट किया है वो तो है, राजस्थान ने 2006 से ही अपनाया था, लेकिन अन्य राज्यों में उस तरह की डेफिनेशन नहीं थी। तो राज्य अब मैनेज कर कैसे करते उसको, तो मतलब एक रूपता नहीं थी उसमें, एक रूपता नहीं थी डेफिनेशन को लेकर। ये बात। दूसरा कि जो माइनिंग है, माइनिंग में रेगुलेशन आए और ऑब्जेक्टिविटी आए। माइनिंग में रेगुलेशन और ऑब्जेक्टिविटी, स्पष्टता है चीज़ों को लेकर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी को ये बात कहा कि आप कुछ पक्षों की जांच करिए। जैसे 2024 में जो पिटिशन था उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिटेड ग्रांटिंग फ्रेश माइनिंग लीजेस एंड रिन्यूअल्स अक्रॉस द अरावली रेंज। मतलब कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप जो भी नए जो लीज देंगे उसको आप रोकिए। अभी स्टेट को कहा और केंद्र को भी कहा कि आप नए लीज देना बंद करिए अभी, और डायरेक्टेड सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी है, टू कंडक्ट अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन। जो भी इससे जुड़े पक्ष हैं इलीगल माइनिंग को लेकर, उसकी पहले आप जांच करिए और हमें सुझाइए कि किसको हम अरावली मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। अब ये इस कमेटी में ये पक्ष थे। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी थे, इसको लीड कर रहे थे सेक्रेटरी, क्योंकि इनमें सबसे मतलब सीनियर ऑफिसर हैं, तो इसको लीड कर रहे थे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके इस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी। दूसरे स्टेट फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट थे, क्योंकि 4 स्टेट की बात है ये। तीसरा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लोग थे। और चौथा सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी थी, एक्सपर्ट कमेटी। और चौथा कि जब माइनिंग हो रही है तो ये भूगर्भ वाली बात भी है, इसलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके लोग भी। तो इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेशन सजेस्ट किया। डेफिनेशन सजेस्ट किया कि हम ये डिफाइन कर रहे हैं इस अरावली रेंज में, और किन बात का डेफिनेशन दिया कि अरावली हिल्स क्या है, किसको हम हिल्स मानेंगे, और अरावली रेंज किसको मानेंगे। तो रेंज मतलब श्रृंखला या श्रेणी, और दूसरा पहाड़ियाँ, हिल्स और रेंज। तो इस कमेटी में थे स्टेट फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के ऑफिशियल थे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लोग थे, सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी वो थी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग थे। तो ये पूरा एक्सपर्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार ये डेफिनेशन सजेस्ट किया। अब क्योंकि अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्यों में डेफिनेशन थी ही नहीं, जैसे केवल राजस्थान में थी। एक एक क्लासिफिकेशन है लैंडफॉर्म को लेकर रिचर्ड मर्फी का, ये जोग्राफर थे रिचर्ड मर्फी। इन्हीं के क्लासिफिकेशन को आधार मानते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने ये डेफिनेशन एक्सेप्ट किया था कि हम जो भी लोअर कंटूर लाइन है, अभी मैं बताऊंगा कंटूर लाइन क्या है, जो भी लोअर कंटूर लाइन है उससे 100 मीटर तक की, मतलब उसके लोअर कंटूर लाइन से 100 मीटर, 100 मीटर या उससे ऊपर, 100 मीटर को आधार बनाते हैं, 100 मीटर या उससे ऊपर के जो भी हाइट की, रिलीफ की जो भी क्षेत्र होंगे या जो हिल्स होंगी, उसको हम लोग मानेंगे, पहाड़ी मानेंगे, हिल्स मानेंगे। तो इसी को अपनाया राजस्थान ने। लेकिन हरियाणा, दिल्ली
और गुजरात में ऐसा कुछ नहीं था। तो एक रूपता लाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को एक्सेप्ट किया। तो इसी परिभाषा को लेकर पूरा विवाद है, जो नवंबर 2025 में एक्सेप्ट हुआ। तो पूरा विवाद इसी को लेकर है कि इस परिभाषा मतलब विवादित परिभाषा है, गवर्नमेंट इस पे क्या कहती है और उससे जुड़े क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अरावली के बारे में। अरावली अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। प्री कैम्ब्रियन, ये टाइम लाई करता है 2000 मिलियन वर्ष पहले, 2000 मिलियन ईयर्स पहले, मिलियन ईयर्स एगो, या 2.5 बिलियन ईयर्स, 2.3 बिलियन ईयर्स के आसपास ये टाइम लाई करता है। तो अरावली इतनी पुरानी अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट अवशिष्ट फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन, इतने पुराने अरावली फोल्डेड माउंटेन है ये। अब क्योंकि अपरदन, अपक्षय या जलवायु के प्रभाव के कारण ये इनके बचे हुए भाग ही हैं, इसीलिए विखंडित श्रृंखला हो गई है। इसका विस्तार जो है वो अरावली का जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक, नॉर्थ ईस्ट लेके साउथ वेस्ट तक, यहाँ पे है ना। इसके इसके पूर्व में मेवाड़ है, दक्षिण में गुजरात प्लेन्स है, नॉर्थ ईस्ट में गंगेटिक प्लेन है और वेस्ट में थार है, थार मरुस्थल, और बीच में अरावली रेंज है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है अरावली रेंज को बाकी संरचनाओं से अलग करता है। इसमें कई पासेस हैं, जैसे गोरान पास हो गया, गोरान पास, हल्दी घाटी पास, जहाँ पे हल्दी कलर की मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, हल्दी घाटी पास। और ये गोरम पास इस तरह के पास पाए जाते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा इकोलॉजी के साथ ही इसने कल्चर को समेटे हुए अरावली रेंज में, दिल्ली से लेके गुजरात तक, अहमदाबाद तक। तो दूसरा जो है, इसमें इसकी दो श्रेणियां हैं, एक दिल्ली से अजमेर तक, दूसरा अजमेर से लेकर अहमदाबाद तक। जैसे जैसे हम साउथ में जाएंगे, अरावली के साउथ में जाएंगे, इधर इसकी हाइट बढ़ती जाती है, साउथ में इसकी हाइट बढ़ती जाती है। यही सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ही इसका सबसे हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है अरावली रेंज में। इसका निर्माण जो हुआ, एक दो क्रेटन थे। क्रेटन बेसिकली एक स्थायी लैंड मास होता है। जो क्रेटन का नाम है मारवाड़ क्रेटन और बुंदेलखंड क्रेटन, इनके कन्वर्जेंस से फोल्डेड माउंटेन बनाई अरावली 2000 मिलियन ईयर्स एगो पहले। मारवाड़ क्रेटन और बुंदेलखंड क्रेटन, इनके जो कन्वर्जेंस से फोल्डेड माउंटेन बने। लेकिन अब इनका कुछ ही भाग बाकी है, इसलिए इसको रिजिडुअल फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। प्री कैम्ब्रियन एज में ये बना था। और क्रेटन्स क्या होते हैं? प्लेट्स के स्थायी भाग होते हैं। मतलब ये हिमालय से पहले बना, जब हिमालय बना नहीं था। और मतलब इंडो और यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस नहीं हुआ था। उसके पहले बुंदेलखंड क्रेटन और मारवाड़ क्रेटन, मतलब प्लेट के जो स्थायी भाग थे, उसका कन्वर्जेंस से अरावली पर्वत बन चुका था। अरावली के साउथ में हाइट बढ़ती जाती है, और इसमें पासेस जैसे मैंने बताया, हल्दी घाटी पास, गोरान पास और गोरम पास, ये सब पास इंपॉर्टेंट। ये कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करते हैं, आवागमन को सपोर्ट करते हैं ये पास। तो ये अरावली की विशेषता थी। अब फिर चलते हैं विवाद पे। तो पूरा विवाद को सुलझाने के लिए, माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए, जो कमेटी ने, जो इम्पोर्ट कमेटी थी, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री थी, इसके सचिव की अध्यक्षता में इस समिति ने डेफिनेशन सुझाया था। तो डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसी को लेकर विवाद हुआ था। अब डेफिनेशन क्या दिया था इसने? इसमें दो डेफिनेशन दी गई थी। एक तो डेफिनेशन दी गई थी कि हम किसको हिल मानेंगे, हिल की, पहाड़ियों की, किसको हम अरावली पहाड़ी मानेंगे। और दूसरा डेफिनेशन दी गई थी रेंज की, पर्वत श्रृंखला की। तो इसमें एक शब्द आया कंटूर लाइन।
कंटूर लाइन ऐसे क्षेत्र होते मतलब ऐसे इमेजिनरी लाइन होती है जो समान हाइट के क्षेत्रों को मिलाती हुई इमेजिनरी लाइन होते हैं कंटूर लाइन। तो जो ये कमेटी थी इसने सुझाया कि जो सबसे निचली जो कंटूर लाइन है मतलब जो सबसे निचली कंटूर लाइन है उससे 100 मीटर या उसके ऊपर उससे 100 मीटर या उससे ऊपर जो भी पहाड़ियां हैं हम लोग उसको मानेंगे हिल। हिल मतलब ये इंडिविजुअल पहाड़ियां हैं, एकाकी पहाड़ियां हैं। 100 मीटर या जो सबसे लोवेस्ट कंटूर लाइन है जो इमेजिनरी लाइन है, समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, जो काल्पनिक रेखा है, उसको बोलते हैं कंटूर लाइन। और उससे वहां से मेजर करने पर 100 मीटर या उससे ऊपर जो भी, जैसे ये लोवेस्ट कंटूर लाइन है, लोवेस्ट कंटूर लाइन, अब इसके ऊपर ये 100 मीटर या इसके ऊपर जो भी पहाड़ियां हैं, जो भी इस हाइट की पहाड़ियां हैं उसको हम लोग मानेंगे हिल, इसको हिल मानेंगे। अब दूसरा इन्होंने बताया कि हम न केवल हिल का कंजर्वेशन करेंगे बल्कि हम पूरे लैंडस्केप को या रेंज को परिभाषित करेंगे, रेंज को। तो कहे कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई हिल है 100 मीटर और ये 100 मीटर इधर, तो इसके बीच में अगर ये 500 मीटर के दायरे में है तो इसके बीच में जो भी लैंडस्केप आएगा, जो भी लैंड मास आएगा 500 मीटर के दायरे में, जो भी लैंडस्केप या लैंड मास 500 मीटर के दायरे में, हम लोग उसको क्या मानेंगे, उसको अरावली रेंज का हिस्सा मानेंगे। मतलब कि अगर 100 मीटर इधर, 100 मीटर या उससे ऊपर इधर पहाड़ी है तो बीच में जो भी लैंड मास पड़ेगा, चाहे मैदान हो, झील हो, उसको हम लोग सब अरावली रेंज का हिस्सा मानेंगे। ये अरावली रेंज की परिभाषा हुई। और दूसरा परिभाषा हिल की हुई। तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि इट लीड्स टू द इशू कि अगर क्या 99 मीटर वाली जो पहाड़ी है क्या वो अरावली रेंज का भाग नहीं है। तो ये कहते हैं कि अगर ये इस दायरे में है तो ठीक है, लेकिन हम केवल केवल इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं कि हम 100 मीटर जो वर्टिकली हमने चेक कर लिया कंट्रोल लाइन से उसको हम पहाड़ी मान रहे हैं। नहीं, हम पूरे लैंडस्केप का हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे। लैंडस्केप मतलब कि जैसे किसी रीजन में जो भी नेचुरल फॉर्मेशन है, जैसे अरावली में स्थित सारे वहाँ के जो भी नेचुरल फॉर्मेशन बने हैं, जो कोई हिल हो गई या कोई वाटर बॉडी हो गई, है ना, कोई प्लेन हो गया, अरावली रेंज में हम पूरे का कंजर्वेशन करेंगे। और इसमें क्या क्या आएगा, तो केवल ये हिल नहीं आएगी, ये हिल को सपोर्ट करने वाले जो भी स्लोप हैं, चाहे स्लोप यहाँ तक हो, ये बिल्कुल नीचे तक कंट्रोल लाइन तक हो, तब भी हम लोग उसको परिभाषा में शामिल करेंगे कि वो अरावली के भाग है। अगर इसकी हाइट 100 मीटर या उससे अधिक है तो इस हिल के जो भी स्लोप है, चाहे यहाँ तक हो, तो हम लोग उसको परिभाषा में शामिल करेंगे कि वो अरावली रेंज का भाग है। इसके अलावा ये तो डेफिनेशन हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यू माइनिंग मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम डेफिनेशन में एकरूपता नहीं ला देते तब तक ना तो न्यू माइनिंग की लीज होगी, अगर होगी तो कैसे होगी। तो एक है इंस्टीट्यूट है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एजुकेशन, क्योंकि अरावली जो रेंज है उसमें 37 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अरावली रेंज में 37 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये क्या करेगा, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन हर डिस्ट्रिक्ट में माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्वेशन करेगा, उसकी एक जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा, EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि उसका अल्टीमेटली समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अरावली में सभ्यता भी विद्यमान है। तो अब ये क्या करेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान तैयार करेगा। इसी प्लान को गवर्नमेंट करेगी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। मतलब कि जब तक ICFRE मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग प्रोवाइड नहीं कर देता तब तक वहां पे कोई माइनिंग नहीं होगी। तब तक के लिए ये लीज, जो भी नई लीजेज होंगी उसको मतलब कोई गवर्नमेंट लीज नहीं देगी और वो कैंसिल रहेगा तब तक। इस प्लान में ये भी बताया जाएगा कि कहाँ पे हम लोग कहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं, कहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते। मतलब नो माइनिंग जोन जोन किसको मानेंगे हम लोग,
और स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, कहाँ पे माइनिंग रेगुलेट हो, मतलब एकदम कड़ाई से कहाँ पे रेगुलेट हो, कहाँ पे माइनिंग हो ही ना, ऐसे एरियाज को डिसाइड करेंगे। सेंसिटिव हैबिटाट जो ऐसे, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हम लैंडस्केप को अगर हम रेगुलेट करते हैं या उसको कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो जैसे अब यहाँ पे 3 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व है अरावली रेंज में, 3 या 4 टाइगर रिजर्व हैं, 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में मतलब, और इसके भी 1 किलोमीटर के दायरे में कोई माइनिंग नहीं होगी, ये गवर्नमेंट कह रही है ना। डेफिनेशन में ऐसा एक्सेप्ट किया गया कि इसके सेंसिटिव जोन के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई माइनिंग नहीं होगी, चाहे टाइगर रिजर्व हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो। और इसी तरह अगर अगर कोई वेटलैंड साइट हो, वेटलैंड जैसे सांभर लेक हो गया, या अलवर में कोई झील होगी या वेटलैंड साइट होगी, वहां पे उसके 500 मीटर के दायरे में कोई माइनिंग नहीं होगी, है ना। तो ये पूरा कंजर्वेशन की बात हो रही है कि हम पूरे लैंडस्केप को कंजर्वेशन करेंगे। इसी तरह वाटर एक्यूफर को कंजर्व करेंगे हम लोग। एक एक शब्द होता है डार्क जोन ऑफ वाटर, मतलब कि जहाँ पे वाटर की कमी हो गई है उसके भी कुछ मीटर के दायरे में हम कोई माइनिंग नहीं करेंगे। तो इसीलिए सरकार बार बार करी, अगर कुछ माइनिंग बाद में, माइनिंग के लिए कुछ प्रावधान होते भी हैं, तो सरकार क्या करेगी कि हम इस पे प्रॉपर रिस्टोरेशन और रिहेबिलिटेड मेजर्स को पहले लेंगे, कि आप अगर जहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं पहले वहाँ पे माइनिंग नहीं होगी। जहाँ पे अगर माइनिंग के लिए अनुमति दी जाती है, जो जो इकोलॉजिकली कैरिंग कैपेसिटी को नहीं प्रभावित करे, अगर उसके अन्य जगह पे माइनिंग दी जाती है, तो हम पहले प्रॉपर रिस्टोरेशन प्लान लेंगे, उनसे रिहेबिलिटेशन मेजर्स का माध्यम पूछेंगे कि आप अगर माइनिंग कर रहे हैं तो यहाँ के नेचर को रिस्टोर करने के लिए क्या करेंगे आप। कैंपा वगैरह, जैसे कैंपा 2016 का है, कैंपा फंड वगैरह ये इस्तेमाल होगा। अब इसका उद्देश्य, जैसे मैंने कहा, कि पूरे अरावली रेंज में माइनिंग में एक रूपता लाना है, कि सारे स्टेट क्या करें, सारे स्टेट एक ही प्रकार के डेफिनेशन अपनाएं। अब 1900 ऐसे पहले पर्यावरण मंत्रालय ने भी इसके पहले कई बार माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया, जैसे 1990 के दशक में माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए अरावली क्षेत्र में रिस्ट्रिक्शन लगे हैं। अभी तक केवल राजस्थान, जैसे रिचर्ड मर्फी के क्लासिफिकेशन के अनुसार परिभाषा को अपनाया है, अन्य राज्य नहीं अपनाए थे। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में मेवात, फरीदाबाद और गुरुग्राम में पूर्णतः रोक लगा दी थी। यहाँ पे तो एकदम ऐसा लगता है पैचेज में है, मतलब रेंज ना होकर केवल हिल्स की तरह है, तो पैचेज में ही है। और वहाँ पे जैसे हरियाणा में एक दिक्कत है कि यहाँ के फॉरेस्ट कवर 3.6% है, वहाँ के लैंड एरिया के 3.6% है। अब अरावली को अगर इस दायरे में ला देंगे, हम 100 मीटर के डेफिनेशन के नीचे ले आएंगे अगर हिल को, तो ये तो फिर और माइनिंग होगी, तो ये तो लैंड कवर और ज्यादा कम हो जाएगा हरियाणा में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में ही मेवात, फरीदाबाद और गुरुग्राम में पूर्णतः रोक लगा दी थी माइनिंग को लेकर। अब इससे जुड़ी चिंताएं, सबसे बड़ी चिंता ये है कि इससे हो सकता है एक्सपेंशन हो थार मरुस्थल का, जैसे इसका अरावली का रीजन यहाँ पे थार है, तो अब ये हो सकता है कि अगर ये इसकी हाइट कम होगी, अगर इसमें माइनिंग होगी, तो ये यहाँ पे आ सकता है, दिल्ली या उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में थार का एक्सपेंशन हो, थार रेगिस्तान का, सैंड ड्यून्स जो आगे बढ़ते हैं उसका। दूसरा, सेंसिटिव जोन, जो अरावली रेंज में सेंसिटिव जोन्स हैं, सेंसिटिव जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, उन पर खतरा हो सकता है, वाइल्ड बायोडायवर्सिटी को खतरा हो सकता है। और क्लाइमेट चेंज, अगर इतनी ज़्यादा माइनिंग होगी, क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट मिलेगा, जाहिर सी बात है। डेंजरस टू लोकल स्पीसी चाहे प्लांट हो, जैसे बर्ड हो गया, वहाँ पे बर्ड, बेर, आंवला आंवला, पीपल, नीम, यहाँ की जो लोकल खेजड़ी, यहाँ की जो लोकल स्पेसी है, प्लांट या अब मतलब फ्लोरा फोना, उसको भी खतरा हो सकता है। डार्क जोन, प्रॉब्लम टू एक्वीफर्स, जैसे एक एक्वीफर्स मतलब कि अरावली में अरावली में ऐसा पाया गया कि, या अन्य जो भी हिल रेंजेज है, वहाँ पे एक फिर जहाँ पे जल संभर क्षेत्र होते हैं, जहाँ से हम पानी निकालते हैं एक तरीके से माइनिंग करके, जो जल स्रोत हैं,
जल स्रोत वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे ये जल स्रोत आपस में सारे जुड़े हुए हैं, एक्वीफर्स सब जुड़े हुए हैं। अरावली में ऐसा देखा है। तो कहीं पर भी माइनिंग अगर होगी तो इससे अन्य क्षेत्र, अन्य एक्वीफर भी प्रभावित होंगे। तो ये भी एक खतरा है। डार्क जोन देखा जा रहा है अरावली क्षेत्र में। डार्क जोन मतलब कि कई जगह ये एक्वीफर सूख गए हैं, कई जगह ये एक्वीफर सूख गए हैं अरावली क्षेत्रों में। तो प्रॉब्लम टू एक्वीफर्स, इस तरह की समस्या आ सकती है कि जल क्षेत्र भी प्रभावित हो सकते हैं। और इसके अलावा एक इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी होती है, मतलब कि अगर हर क्षेत्र की एक अपने इकोसिस्टम होता है, वहां पे केवल पेड़ नहीं होता, पेड़ के साथ उसके सपोर्ट में या उस पर डिपेंडेंट कई अन्य स्पीसीज होती हैं। आप अगर एक जगह फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अगर कहीं दूसरी जगह केवल पेड़ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की पूरा इकोसिस्टम सस्टेन हो जाए। हो सकता है कि उस पे जो उन पेड़ों पर डिपेंडेंट, जैसे ग्रासलैंड हो गया, अन्य स्पेसीज हो गया, वो खत्म हो जाए, पूरी केवल पेड़ दिखे। तो इस बात को इग्नोर, मतलब मतलब वी कांट इग्नोर इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी। हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इस तरह से इग्नोर कर सकते हैं तो यह भूल है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? हाँ, एक और बड़ी बात किसमें कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा था कि अब ज्यादातर 90% से जो अरावली की जो पूरा जो हिल्स हैं वो 100 मीटर से नीचे हैं। क्या सब में होगा माइनिंग? तो ये दिक्कत वाली बात है। अब गवर्नमेंट करे कि नहीं, हम लैंडस्केप को पूरे सपोर्ट करेंगे, न कि लैंडस्केप को पूरे सपोर्ट करेंगे, न कि केवल हिल्स को वर्टिकली। तो अगर लैंडस्केप वाले या रेंज वाले फार्मूले पर जाए तो ठीक है। लेकिन अगर केवल हिल्स की बात करें, जो इंडिविजुअल हिल है, अगर केवल उसकी बात करेंगे तब तो फिर मतलब इकोलॉजिकली ये मतलब काफी सेंसिटिव इंसिडेंट है इस तरह से। गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट का इंस्टेंस कि हम जो भी विकास की अवधारणा कर रहे हैं, विकास की, वो सस्टेनेबिलिटी के आधार पर कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी की अवधारणा मतलब जैसे कि हम पहले, जैसे ग्रिफिथ टेलर ने कहा था स्टॉप एंड गो वाला, कि पहले पूरा हम एक तरीके से प्लान बनाएंगे कि कहाँ पे हमारी माइनिंग सस्टेन हो सकती है, कहाँ पे नहीं। वो अगर इकोलॉजिकली जो कैरिंग कैपेसिटी है इकोसिस्टम की, अगर वो निगेटिव दिशा में जा रही है तो हम उसको वहां पे माइनिंग के लिए अलाउ ही नहीं करेंगे। और अगर हम जहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्टोर कर पाएंगे वहीं पर ही करेंगे। तो अगर कोई भी विकास की अवधारणा अपनाई जा रही है तो सस्टेनेबिलिटी के आधार पर। और जैसे मैंने कहा, पूरे लैंडस्केप को, जो भी वहाँ पे नेचुरल अपने आप में विशेषताएं रहेंगी, हम पूरे को सपोर्ट करेंगे। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो हम लोग बात करें माइनिंग के लिए, वो केवल उसका मतलब 0.9% ही है, बाकी के लिए तो एक तरीके से जानबूझकर विरोध है। माइनिंग के पहले रिस्टोरेशन प्लान, अगर कोई कंपनी माइनिंग के लिए आती है या लीज देते हैं तो उसके पहले प्रॉपर रिस्टोरेशन प्लान हो। इसके अलावा ये तो सही बात है कि अरावली में कई ऐसे, मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट या दुर्लभ मिनरल्स हैं, जैसे यूरेनियम भी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे बिहार में क्या शराब बैन हो गई, तो क्या शराब पीना या वहाँ पे कालाबाजारी नहीं हो रही है? माइनिंग तो हो ही रही थी। हो सकता है अगर अगर सरकार पूर्णतः बैन कर दे, माइनिंग पूर्णतः बैन कर दे, तो क्या होगा? इससे हो सकता है इलीगल माइनिंग और बढ़ जाए। तो क्यों ना हम माइनिंग को रेगुलेट करें, और जहाँ पे हम मतलब उसका उसका निगेटिव इम्पैक्ट या उसको रिस्टोर कर पाते हैं वहीं पे करें। तो ये सरकार का पूरा उद्देश्य है। अब जैसे एक प्रोजेक्ट है इसमें, ग्रीन वॉल इनिशिएटिव अरावली को लेकर, कि हम 1400 किमी में मतलब कि कुछ 4 से 5 किलोमीटर चौड़ाई में वृक्ष लगाएंगे, ताकि ये जो थार या सैंड ड्यून्स का इम्पैक्ट ना हो, अरावली इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो ये पूरा इशू था अरावली को लेकर। तो अगर कुल मिला के यही कि अगर सरकार लैंडस्केप फार्मूले पर चले, ये पूरे परिदृश्य को लैंडस्केप फार्मूले पर चले, पूरे परिदृश्य को ये सुरक्षित करना चाह रहे हैं, तो ठीक है। अदरवाइज केवल हिल को डिफाइन करके मतलब फिर माइनिंग हो तो मतलब इकोलॉजिकली काफी नुकसान हो सकता है। ये पूरा विवाद था अरावली को लेकर।